Hello everyone, today we are going to discuss paper code BHIC 102 Social Formation and Cultural Patterns of Ancient World। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट की गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे shop.hindustanknowledge.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, आप इस पर चले जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड है आप वो सर्च कर लेंगे। जैसे कि अभी हम देखेंगे BHIC 102। यहाँ पे आप देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है, आपको गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम है आप वो सिलेक्ट कर लें और यहाँ से बाय नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करके आप गेस्ट पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेस करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो अच्छे से कर लेते हैं तो आप क्या है अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हेल्प अस टू नो अबाउट द प्री हिस्टोरिक पास्ट? So prehistory is the period of human history when people did not know how to write. Prehistory कौन सा पीरियड है आपका ह्यूमन हिस्ट्री का? ये वो पीरियड है जहाँ पे लोगों को लिखना नहीं आता था। बिकॉज देयर आर नो रिटर्न रिकॉर्ड्स फ्रॉम दिस टाइम। इस टाइम के कोई हमें रिटर्न रिकॉर्ड्स देखने को नहीं मिलते हैं। तो हम क्या है, मेनली आर्कोलॉजिकल सोर्सेज पे डिपेंड होते हैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे अर्ली ह्यूमंस रहा करते थे। तो आर्कोलॉजी क्या है आपका? स्टडी ऑफ मटेरियल होता है दैट आर लेफ्ट बिहाइंड बाय द पीपल इन द पास्ट, यानी कि जितने भी मटेरियल रिमेन्स हैं वो सारा आपका क्या है, आर्कोलॉजी में आता है। सो दीज सोर्सेज हेल्प हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस। तो जो यार ये सारे आपके सोर्सेज होते हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, ये आपके हिस्टोरियंस और आर्कोलॉजिस्ट को हेल्प करते हैं ताकि वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकें लाइफ ऑफ द प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं आपके? ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं दैट आर फाउंड बाय डिगिंग द ग्राउंड, अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सकवेशन। सो दीज ऑब्जेक्ट्स वर मेड, यूज्ड और लेफ्ट बिहाइंड बाय अर्ली ह्यूमंस। जो भी ये आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं या तो ये ह्यूमंस ने बनाए थे या फिर उनको यूज किया था या फिर दे वर लेफ्ट बिहाइंड बाय द अर्ली ह्यूमंस। एग्जांपल्स के लिए जैसे कि टूल्स हो गए, वेपन्स हो गए, पॉटरी हो गए, बोन्स, केव पेंटिंग्स एंड रिमेन्स ऑफ द हाउसेस। Now we will look what are the different types of archaeological sources. First is tools and weapons. उस टाइम पे क्या है आपका, जो अर्ली ह्यूमंस थे वो स्टोन टूल्स को यूज करते थे, जैसे कि हैंड एक्सेस हो गए, ब्लेड्स हो गए, एरोहड्स हो गए। ठीक है, फ्रॉम दिस टूल्स वी लर्न हाउ दे हंटेड एनिमल्स, कट वुड एंड प्रोटेक्टेड देमसेल्फ। इन टूल्स की मदद से हमें क्या पता चलता है कि कैसे वो एनिमल्स को हंट करते थे, कैसे वो वुड को काटा करते थे और कैसे वो खुद को प्रोटेक्ट करते थे। जो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखने को मिला है हमें टूल्स में, वो शो करता है कि ह्यूमन की क्या प्रोग्रेस थी ओवर द टाइम। बोन्स एंड फॉसिल्स, humans and animals bones help us understand what prehistoric people ate and how they lived. जो ह्यूमन और एनिमल की बोन्स है वो हमें ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि कैसे प्री हिस्टोरिक पीपल क्या खाते थे और वो कैसे रहते थे। सो फॉसिल्स गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट फिजिकल फीचर्स। फॉसिल्स क्या करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे फिजिकल फीचर्स के बारे में, हेल्थ के बारे में एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ह्यूमंस के बारे में। केव पेंटिंग्स एंड रॉक आर्ट, पेंटिंग्स फाउंड ऑन केव वॉल्स शोज सीन्स ऑफ हंटिंग, डांसिंग एंड डेली लाइफ। जो भी हमें पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं रॉक आर्ट में या फिर केव पेंटिंग्स में, वो हमें शो करती हैं सीन्स जैसे कि हंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया और डेली लाइफ। दीज पेंटिंग्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द बिलीव्स, आर्ट्स एंड सोशल लाइफ ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल। तो जितनी भी ये सारी पेंटिंग्स होती हैं ये हमें हेल्प करती हैं ये अंडरस्टैंड करने में कि उनके बिलीव्स क्या होते थे, वो क्या आर्ट प्रैक्टिस करते थे या फिर उनकी जो सोशल लाइफ थी वो कैसी थी। ठीक है, pottery and utensils. Pottery pieces and utensils show that people had started cooking food and storing grains. Designs on pottery also shows their artistic sense. यानी कि जो pottery pieces हमें मिले हैं या फिर utensils जो मिले हैं उससे हमें ये शो होता है कि पीपल ने क्या कर दिया था, कुकिंग फूड खाना स्टार्ट कर दिया था और ग्रेन्स को स्टोर करना शुरू कर दिया था। और जो भी डिजाइन हमें पॉटरी में देखने को मिलते हैं उससे उनका क्या है, आर्टिस्टिक सेंस हमें पता चलता है। बरियल साइट्स, graves and burial goods tell us about religious beliefs and respect for the dead. They show that people believed in life after death.
यानी कि जो भी हमें ग्रेव्स देखने को मिली हैं उसमें जो बरियल गुड्स देखने को मिले हैं वो उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में बताते हैं एंड द रिस्पेक्ट फॉर द डेड, ये दिखाते हैं कि जो ये लोग थे ये बिलीव करते थे लाइफ आफ्टर डेथ में। नाउ वी विल लुक व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हेल्प्स अस नो हाउ प्रीहिस्टोरिक पीपल लिव्ड, व्हाट दे एट, वेयर दे स्टेड एंड हाउ दे सर्वाइव्ड। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हैं, हमें हेल्प करते हैं कि प्री हिस्टोरिक पीपल कैसे रहते थे, वो क्या खाते थे, वो कहाँ पे स्टे करते थे और वो कैसे सर्वाइव करते थे। दे ऑल्सो शो हाउ ह्यूमन स्लोली मूव फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू फार्मिंग एंड सेटल्ड लाइफ। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हमें ये भी बताते हैं कि कैसे जो ह्यूमंस थे वो कैसे हंटिंग गैदरिंग से, ठीक है, शिफ्ट हुए टुवर्ड्स फार्मिंग एंड सेटल्ड लाइफ। सो ये सोर्सेज क्या हैं, ये हमें हेल्प करते हैं ये अंडरस्टैंड करने में कि ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ था स्टेप बाय स्टेप। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट archaeological sources are the main and most reliable way to study the prehistoric past. आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या हैं आपके, मेन और मोस्ट रिलायबल वे हैं जिनसे कि हम प्री हिस्टोरिक पास्ट को स्टडी कर सकते हैं। विदाउट देम वी वुड नॉट नो वेरी लिटिल अबाउट अर्ली ह्यूमन लाइफ, यानी कि अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज नहीं होते तो उनके बिना हम अर्ली ह्यूमन लाइफ के बारे में नहीं जान पाते। सो दे हेल्प अस कनेक्ट द प्रेजेंट विद द अर्लियर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री इन अ क्लियर एंड मीनिंगफुल वे। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे क्या आपको सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेंगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ शांग सिविलाइजेशन इन चाइना। सो द शांग सिविलाइजेशन वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना। जो आपकी सांग सिविलाइजेशन है वो क्या है, इंडिया की, सॉरी चाइना की वन ऑफ द अर्लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंशिएंट सिविलाइजेशन है। ये डेवलप्ड हुई थी आपकी अराउंड 1600 BCE से लेके 1046 BCE में अलोंग द हुआंगी रिवर, हुआंगी वैली, जो कि जहाँ पे आपका येलो रिवर है, ठीक है। तो जो शांग पीपल थे दैट लेड द फाउंडेशन ऑफ चाइनीज कल्चर, इन्होंने चाइनीज कल्चर, सोसाइटी और गवर्नमेंट की फाउंडेशन को ले किया था। जो मेन फीचर्स थे सांग सिविलाइजेशन के वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो सांग सिविलाइजेशन था दैट वाज रूल्ड बाय पावरफुल किंग्स के द्वारा इनको रूल किया जाता था। किंग क्या थी आपकी, हाईएस्ट अथॉरिटी हुआ करती थी एंड दे एक्टेड एज अ पॉलिटिकल लीडर, मिलिट्री कमांडर एंड रिलीजियस हेड। किंग गवर्न विद द हेल्प ऑफ नोबल्स एंड ऑफिशियल्स। किंग किसकी मदद से गवर्न किया करते थे उस टाइम पे, नोबल्स और ऑफिशियल्स की मदद से गवर्न किया करते थे। किंगडम क्या था आपका, स्मॉलर रीजन्स में डिवाइडेड था विच वर कंट्रोल्ड बाय लोकल गवर्नर्स हु वर लॉयल टू द किंग। सोशल स्ट्रक्चर देखते हैं उसका। सांग सोसाइटी वाज क्लियरली डिवाइडेड इनटू क्लासेस। जो आपकी सांग सोसाइटी थी ये क्लियरली हमें क्लासेस में डिवाइडेड देखने को मिलती है। एट द टॉप देयर वर किंग्स एंड नोबल्स और रॉयल फैमिलीज फॉलोइंग बाय नोबल्स एंड प्रीस्ट। यानी कि टॉप पे कौन होते थे आपके, किंग और रॉयल फैमिली हुआ करती थी, उसके बाद नोबल्स एंड प्रीस्ट एंड बिलो देम देयर वर फार्मर्स एंड आर्टिसंस हु फॉर्म द लार्जेस्ट ग्रुप। यानी कि जो फार्मर्स और आर्टिसंस थे वो आपके वो लार्जेस्ट ग्रुप को फॉर्म करते थे। सबसे बॉटम में हमें कौन देखने को मिलता है, स्लेव्स, यूजुअली प्रिजनर्स ऑफ वॉर हु वर्कड एज लेबरर्स। सो दिस सोशल स्ट्रक्चर वाज स्ट्रिक्ट। ये जो सोशल स्ट्रक्चर था ये बहुत ही स्ट्रिक्ट था एंड पीपल यूजुअली रिमेन्ड इन द क्लास दे वर बॉर्न इनटू। इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ शांग पीपल। जो आपका एग्रीकल्चर था वो एकदम मेन ऑक्यूपेशन था शांग पीपल का। वो क्रॉप्स को ग्रीव करते थे जैसे कि मिलेट हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, यूजिंग सिंपल टूल्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रॉन्ज। फार्मिंग डिपेंडेंट ऑन द येलो रिवर विच प्रोवाइडेड फर्टाइल सॉइल। जो फार्मिंग थी वो डिपेंड होती थी आपकी येलो रिवर पे जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाती थी। ट्रेड भी एग्जिस्ट करता था एंड द शांग एक्सचेंज गुड्स जैसे कि सिल्क हो गया, जेड हो गया एंड द ब्रॉन्ज टूल्स। Now, bronze technology. One of the greatest achievements of the Shang civilization was its advanced bronze making technology. जो हमें एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट देखने को मिलती है सांग सिविलाइजेशन की वो है उनकी एडवांस्ड ब्रॉन्ज मेकिंग टेक्नोलॉजी। वो क्या करते थे, ब्रॉन्ज वेपन्स प्रोड्यूस करते थे, टूल्स और रिचुअल वेसल्स को प्रोड्यूस करते थे। ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स को वो रिलीजियस सेरेमनीज में भी यूज किया करते थे एंड शोड द पावर एंड वेल्थ ऑफ द शांग रूलर्स। रिलीजन एंड बिलीफ। तो द शांग पीपल बिलीव्ड इन मेनी गॉड्स एंड स्पिरिट्स। जो शांग पीपल थे वो बहुत सारे गॉड्स में और स्पिरिट्स में बिलीव करते थे। वो अपने एंसेस्टर्स को वर्शिप करते थे एंड बिलीव दैट एंसेस्टर्स कुड इन्फ्लुएंस डेली लाइफ। और बिलीव करते थे जो उनके एंसेस्टर्स हैं वो उनके डेली लाइफ को क्या है,
इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो किंग क्या करते थे, रिलीजियस रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे ताकि वो ब्लेसिंग्स ले पाए। ऑरेकल्स बोन्स यूज किए जाते थे टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एंड कम्युनिकेट विद द गॉड्स, विच शोज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिलीजन इन सांग सोसाइटी, जो हमें क्या दिखाता है कि रिलीजन की इंपॉर्टेंस कितनी थी सांग सोसाइटी में। राइटिंग सिस्टम, द शांग सिविलाइजेशन डेवलप्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट चाइनीज राइटिंग सिस्टम। जो शांग सिविलाइजेशन है उसने क्या है, डेवलप किया था चाइना के राइटिंग सिस्टम को। राइटिंग वॉज मेनली डन ऑन ओरेकल बोन्स एंड ब्रॉन्ज वेसल्स। जो राइटिंग थी वो मेनली कहाँ पे होती थी, आपके ओरेकल बोन्स में और ब्रॉन्ज वेसल्स में की जाती थी। दिस राइटिंग सिस्टम लेटर इवॉल्व इनटू मॉडर्न चाइनीज स्क्रिप्ट। जो ये राइटिंग सिस्टम था यही इवॉल्व हुआ इनटू द मॉडर्न चाइनीज स्क्रिप्ट। आर्ट एंड कल्चर, शांग आर्ट वॉज हाईली डेवलप्ड स्पेशली इन ब्रॉन्ज कास्टिंग एंड जेड कार्विंग। जो शांग आर्ट थी वो बहुत ही ज़्यादा हाईली डेवलप्ड थी, स्पेशली आपके ब्रॉन्ज कास्टिंग और जेड कार्विंग में। म्यूजिक, डांस और रिचुअल्स क्या थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे उनके कल्चरल लाइफ के। इन कंक्लूजन वी कैन से दैट द सांग सिविलाइजेशन वॉज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड एडवांस सोसाइटी। जो सांग सिविलाइजेशन थी आपकी वो एक बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड और एडवांस सोसाइटी थी। इट्स अचीवमेंट्स in government, writing, religion, and bronze technology played a key role in shaping the Chinese civilization. Now we will move to the next question. Discuss the stages of human evolution. आपको क्या बताना है, human evolution के कैसे कैसे हुआ उनके stages बताने हैं. So human evolution is the long process by which modern humans developed from early ancestors. ह्यूमन एवोल्यूशन क्या है आपका, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिससे कि जो हम मॉडर्न ह्यूमंस हैं वो डेवलप्ड हुए हैं फ्रॉम द अर्ली एंसेस्टर्स। इस प्रोसेस को क्या हुआ है, बहुत सारा टाइम लगा है, ठीक है। इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड हैपेंड इन सेवरल स्टेजेस, यानी कि बहुत सारे स्टेजेस में ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमन का एवोल्यूशन हुआ है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं आपके, वो फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, टूल्स को स्टडी करते हैं एंड बोन्स को स्टडी करते हैं टू अंडरस्टैंड दीज स्टेजेस। फर्स्ट इज अर्ली प्राइमेट्स। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन बिगिन विद अर्ली प्राइमेट्स। जो यानी कि ह्यूमन एवोल्यूशन है उसकी स्टोरी कहाँ से शुरू हुई है, अर्ली प्राइमेट्स से, जो कि हु लिव्ड अबाउट 60 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 60 मिलियन ईयर्स अगो हमें अर्ली प्राइमेट्स देखने को मिलते थे। सो दीज प्राइमेट्स वर स्मॉल। ये प्राइमेट्स क्या थे, बहुत ही स्मॉल थे, ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स। दे हैड फ्लेक्सिबल हैंड्स, उनके फ्लेक्सिबल हैंड्स हुआ करते थे, फॉरवर्ड फेसिंग आइज थी एंड गुड विजन। दीज फीचर्स लेटर हेल्प्ड ह्यूमंस इन क्लाइंबिंग, होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स एंड जजिंग डिस्टेंसेस। जो इनके ये फीचर्स थे इन्होंने क्या क्या लेटर ह्यूमंस को हेल्प किया। ऑस्ट्रेलोपिथेकस लिव्ड अबाउट 4 to 2 मिलियन ईयर्स अगो इन अफ्रीका। ठीक है, एस्ट्रोलोपिथेकस क्या थे, वो 4 से 2 मिलियन तक अफ्रीका में हमें देखने को मिलते हैं। दे वर द फर्स्ट एंसेस्टर्स हु वॉक्ड अपराइट ऑन 2 legs। ये क्या थे, पहले एंसेस्टर थे जो कि अपने दोनों पैरों पे चलते थे। सो देयर ब्रेन साइज वॉज स्मॉल, उनका ब्रेन साइज स्मॉल था, सिमिलर टू दैट ऑफ एप्स, बट वॉकिंग अपराइट वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, जो वॉकिंग अपराइट है वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। दिस हेल्प देम सी फार डिस्टेंसेस एंड यूज देयर हैंड्स फ्रीली। इसकी वजह से क्या हुआ, वो दूर दूर के डिस्टेंसेस को आराम से देख सकते थे और उनके हैंड्स क्या है, फ्री हो गए थे। सो होमो हैबिलस lived around 2.5 to 1.5 million years ago. The name habilis means handyman. यहाँ पे होमो हैबिलिस जो है वो 2.5 से 1.5 मिलियन ईयर्स अगो तक दे लिव अराउंड। उनका नेम हेबिलिस जो है उसका मतलब होता है हैंडीमैन। दे वर द फर्स्ट ह्यूमन टू मेक एंड यूज स्टोन टूल्स। ये पहले ह्यूमंस थे जिन्होंने कि क्या किया, सिंपल स्टोन टूल्स का यूज किया और उन्हें बनाया। द ब्रेन वॉज लार्जर देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इनका जो ब्रेन साइज था that was larger than Australopithecus, and they started eating meat along with the plants which helped them brain development. इन्होंने क्या किया, मीट को भी खाना शुरू कर दिया along with the plants, जिसकी मदद से इनको क्या हुआ, जो इनका ब्रेन था वो डेवलप हुआ। होमो इरेक्टस lived around about 1.9 million years ago to 3 lakh years ago। यानी कि जो आपके ये थे होमो इरेक्टस, ठीक है, ये क्या थे, they were taller and stronger and had a much larger brain. Homo erectus learned to control fire, which helped them cook food, stay warm and protect themselves from wild animals. Homo erectus ने क्या किया, उन्होंने सीखा कि कैसे फायर को कंट्रोल करना है, जिसकी मदद से उन्हें क्या हुआ, कुक्ड फूड, ठीक है, उन्होंने कुक्ड फूड किया, ठीक है, एंड दे स्टे वार्म एंड प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। दे वर आल्सो द फर्स्ट ह्यूमंस टू माइग्रेट आउट ऑफ अफ्रीका टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो आपके होमो इरेक्टस थे ये पहले ह्यूमंस बने जिन्होंने कि माइग्रेट किया आउटसाइड ऑफ अफ्रीका to the other parts of the world. Neanderthals lives about 4 lakh years ago to 40,000 years ago.
मेनली इन यूरोप एंड एशिया। निएंडरथैल्स हमें यूरोप और एशिया में देखने को मिलते हैं। दे वर वेल अडेप्टेड टू कोल्ड क्लाइमेट्स, ठीक है, ये वेल अडेप्टेड थे आपके कोल्ड क्लाइमेट से, और इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडीज हुआ करती थी। निएंडरथैल्स क्या थे आपके, ये एडवांस टूल को यूज करते थे। दे वोर क्लोथ्स एंड लिव्ड इन ग्रुप्स। दे ऑल्सो शोड साइंस ऑफ केयरिंग फॉर द सिक एंड बरिंग द डेड। निएंडरथैल्स में हमें क्या देखने को मिला है कि वो सिक को कैरी करते थे एंड बरी द डेड। होमोसेपियंस, दैट इज मॉडर्न ह्यूमंस, होमोसेपियंस अपेयर्ड अबाउट 3 लाख ईयर्स अगो। दे आर मॉडर्न ह्यूमंस। होमोसेपियंस आपके क्या है, मॉडर्न ह्यूमंस हैं। दे हैव अ लार्ज ब्रेन, उनका एक लार्ज ब्रेन है। दे हैव द एबिलिटी टू थिंक, स्पीक, क्रिएट आर्ट एंड डेवलप कल्चर। होमोसेपियंस क्या है, उन्होंने एडवांस टूल को बनाया था। दे फॉर्म सोसाइटीज, उन्होंने एग्रीकल्चर को डेवलप किया and eventually built civilization. In conclusion, we can say that human evolution is a gradual and continuous process. Human evolution क्या है आपका, एक gradual और continuous process है. Each stage contributed important features like walking upright, tool making, use of fire and thinking ability. These changes helped humans survive and become the most advanced species on the earth. Now we will move to the next question. Give a detailed account of the characteristics features of slavery in ancient Greeks. यानी कि slavery के क्या क्या characteristic features थे, ठीक है, ancient Greece में. So slavery was an important part of social, economic and political life in ancient Greece. यानी कि जो slavery थी आपकी वो बहुत ही important, ठीक है, important part था social, economic और political life का in the ancient Greeks. ये exist करती है आपकी almost all the Greek city states में, and it played a major role in their development. And the following are the main characteristics features of slavery in ancient Greece given below. First is meaning and status of slaves. In ancient Greece, slaves were considered the property of their masters. ग्रीस में क्या था, जो स्लेव्स थे उनको कंसिडर किया जाता था द प्रॉपर्टी ऑफ देयर मास्टर. दे हैड नो पर्सनल फ्रीडम एंड नो लीगल राइट्स. उनके पास क्या थे, कोई पर्सनल फ्रीडम नहीं थे और कोई लीगल राइट्स नहीं हुआ करते थे. अ स्लेव वॉज नॉट ट्रीटेड एज अ सिटीजन बट एज एन ऑब्जेक्ट दैट कुड बी बॉट, सोल्ड और पनिश्ड बाय द ओनर. स्लेव को क्या है, एक सिटीजन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था बल्कि एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था जिसको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं या फिर पनिश कर सकते हैं बाय द ओनर. सो देयर सोशल स्टेटस वॉज वेरी लो. उनका सोशल स्टेटस क्या था, बहुत ही लो था. एंड दे वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ. उनको क्या है, सोशल और पॉलिटिकल या फिर पब्लिक लाइफ से उनको एक्सक्लूड किया जाता था. सोर्सेस ऑफ स्लेवरी. सो मोस्ट ऑफ द स्लेव्स कम फ्रॉम वॉर्स, यानी कि जो बहुत सारे जो स्लेव्स थे वो वॉर से मिलते थे. प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स वर ऑफन सोल्ड इन स्लेवरी. जो प्रिजनर्स होते थे वॉर के उनको भी स्लेवरी में बेच दिया जाता था. सम पीपल बिकेम स्लेव्स ड्यू टू पायरेसी, किडनैपिंग और एज पनिशमेंट फॉर क्राइम्स. ठीक है, कुछ जो लोग थे वो स्लेव्स क्यों बने, ड्यू टू द पायरेसी, किडनैपिंग और एज पनिशमेंट फॉर द क्राइम्स. चिल्ड्रन बॉर्न टू स्लेव पेरेंट्स ऑटोमेटिकली बिकेम स्लेव्स. यानी कि अगर किसी के पेरेंट्स स्लेव होते थे तो वो ऑटोमेटिकली स्लेव बन जाते थे. समटाइम्स पुअर फैमिलीज सोल्ड देयर चिल्ड्रन इनटू स्लेवरी ड्यू टू पॉवर्टी. कभी कभी क्या होता था, जो पुअर फैमिलीज होती थी वो अपने चिल्ड्रंस को सेल कर देती थी इनटू स्लेवरी ड्यू टू पॉवर्टी. टाइप्स ऑफ स्लेव्स. स्लेवरी इन ग्रीस वॉज ऑफ डिफरेंट टाइप्स. जो स्लेवरी थी वो अलग अलग टाइप्स की थी. डोमेस्टिक स्लेव्स क्या करते थे, वो होम्स में काम करते थे, डूइंग द हाउस होल्ड कोर्स सच एज कुकिंग एंड क्लीनिंग. एग्रीकल्चर स्लेव्स जो थे वो फार्म्स में काम करते थे एंड एस्टेट्स में काम करते थे. पब्लिक स्लेव्स वर ओन्ड बाय द स्टेट एंड दे वर्कड एज क्लर्क्स, पुलिसमैन और असिस्टेंट्स इन पब्लिक ऑफिसेस. द हार्शेस्ट कंडीशन वॉज फेस्ड बाय द माइन स्लेव्स. यानी कि सबसे खराब कंडीशन किसकी थी, जो माइन के स्लेव्स हुआ करते थे, स्पेशली सिल्वर माइन वेयर वर्क वॉज डेंजरस एंड एग्जॉस्टिंग. ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स. जो ट्रीटमेंट है स्लेव्स का that depended on their masters. Some slaves were treated kindly. किसी slaves को क्या किया जाता था, kindly treat किया जाता था, while others were treated very harshly. So master के पास क्या था, पूरा control होता था अपने slave का and they could punish them. However, extreme cruelty was sometimes discouraged by social customs rather than law. Role in economy. Slaves were the backbone of the Greek economy. Slaves क्या थे आपके, backbone थे Greek economy के. work करते थे एग्रीकल्चर में, वर्कशॉप्स में, माइंस और हाउस होल्ड में. देयर लेबर अलाउड फ्री सिटीजन्स टू स्पेंड टाइम ऑन पॉलिटिक्स, एजुकेशन, आर्ट एंड फिलोसफी. सो विदाउट स्लेवरी
ग्रीक इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्रोथ वुड हैव बीन डिफिकल्ट, यानी कि बिना स्लेवरी के जो ग्रीक इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रोथ था वो बहुत ही डिफिकल्ट होता। लैक ऑफ पॉलिटिकल राइट्स, स्लेव्स हैड नो पॉलिटिकल राइट्स, स्लेव्स के पास क्या है, कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं हुआ करते थे। दे कुड नॉट वोट, होल्ड पब्लिक ऑफिस और पार्टिसिपेट इन असेंबलीज। दे वर कंप्लीटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, उनको क्या है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से कंप्लीटली एक्सक्लूड किया जाता था। इवन इन द डेमोक्रेटिक एथिक्स, मैन्यूमिशन, इन सम केसेस स्लेव्स कुड बी फ्रीड बाय देयर मास्टर्स, किसी किसी केस में क्या होता था, स्लेव्स उनके मास्टर्स द्वारा फ्रीड किए जाते थे। अ प्रोसेस नोन एज मैन्यूमिशन, however even freed slaves did not enjoy full citizenship rights and remained socially inferior, यानी कि जो आपके freed slaves हुआ करते थे वो भी full citizenship rights को enjoy नहीं करते थे and they remained socially inferior. In conclusion we can say that slavery in ancient Greece was widespread and deeply rooted, यानी कि आपकी slavery क्या थी ancient Greece में, widespread थी और deeply rooted थी। It supported the economy and lifestyle of free citizens but was based on inequality and exploitation, ये क्या करती थी, सपोर्ट करती थी वहाँ की इकोनॉमी को और लाइफस्टाइल ऑफ द फ्री सिटीजन्स, बट दिस वाज बेस्ड ऑन inequality and exploitation. So despite Greek achievements in democracy and philosophy, slavery remained a harsh and unjust institution. तो यहाँ पे आपके जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।